तो भाई नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन हमें क्या कहते हैं भाई? न्यूटन भाई ने हमारे पास 3 लॉ दिए थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट लॉ से। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन ने क्या बोला था? बहुत सिंपल सी बात बोली थी, कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन उस जमाने के हिसाब से बहुत नई बात थी ये। उसने बोला था भाई हमारे पास कोई भी बॉडी, कोई भी बॉडी, ठीक है, हमारे पास कोई भी बॉडी हो, अगर वो रेस्ट में है तो वो कयामत तक रेस्ट में रहेगी, अगर जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाए। भाई फॉर एग्जाम्पल ये पेन मेरे हाथ में रखा हुआ है, ये उस वक्त तक मूव नहीं करेगा जब तक इस पर कोई फोर्स ना लगा दूं मैं, ये ऐसे ही रहेगा। अगर मैंने इस पर फोर्स लगा दी अब ये मूव करेगा। तो उसने ये बात बोली, पहली बात। तो दूसरी बात उसने क्या बोली कि अगर कोई चीज मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, ठीक है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में और कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो उस वक्त तक मूव करती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या कोई फोर्स ना लग जाए इस पे, ठीक है। ये उसने लॉ दिया। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं भाई? अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्स ऑन इट। ये तुम्हें लॉ याद करना है, ठीक है। एक बॉडी जो है वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को कंटिन्यू रखती है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, जब तक, अनलेस का मतलब होता है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लग जाए। सही है ना भाई? तो हमारे पास ये है, हमारे पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्लियर हो गई बात? अच्छा भाई, अब ये, और इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल पता है तुम्हें कहां देखने को मिलती है? जब तुम बस में हो या कोई गाड़ी में हो। अब इसकी मिसाल, बॉडी के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया हमारा अगला टॉपिक है। फर्स्ट लॉ के अंदर ही वो इसको इसको अच्छा एमसीक्यू आता है कि फर्स्ट लॉ हमारे पास होता क्या है। फर्स्ट लॉ का एक और नाम है, उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है अभी हम इस पे बात करते हैं। देखो, कभी ऐसा हुआ है तुम किसी गाड़ी में, बाइक पे, बस पे, किसी भी व्हीकल पे बैठे हो और वो अचानक से चलो, उस स्पीड से उसने चला दिया ड्राइवर ने, तो तुम क्या होता है? पीछे जाते हो अचानक से, होता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी पहले रेस्ट में थी और बॉडी के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, वो चाहती है कि वो जिस स्टेट में है ना उसी स्टेट में रहे। उसको उसको रोकती है, अगर उसकी स्टेट में चेंज आ रहा होता है ना तो उस चीज को, उस चेंज को रोकती है। फॉर एग्जाम्पल तुम रेस्ट में थे, ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी, तो वो तुम्हें मूवमेंट कराना चाह रहा है, तुम्हारी स्टेट चेंज करना चाह रहा है, तो बॉडी उस चेंज को रोकना चाहती है। तो तुम क्या होते हो? पीछे जाते हो, ठीक है, वापस रेस्ट में ही जाना चाहते हो उसी पोजिशन में, ठीक है। अब चलो गाड़ी चलना शुरू हो गई, अब तुम चल रहे हो, ठीक है, अचानक से अब तुम आ गए किस स्टेट में? मोशन की स्टेट में, ठीक है। अब बॉडी चाहती है कि अगर आप मोशन की स्टेट में तो मोशन की स्टेट में ही रहो, ठीक है। तो अब तुम मोशन की स्टेट में हो, अचानक से ड्राइवर ने तेज ब्रेक मार दी तो तुम आगे जाते हो। ऐसे ही है ना, ये होता है ना, अचानक से ब्रेक मार दी आगे जाए। तो ये जो आगे जाते हो क्यों? क्योंकि बॉडी चाह रही है आप अभी भी मोशन में ही रहो, लेकिन आपको गाड़ी रोक रही है। ऐसे ही है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये न्यूटन ने इसकी इसका जिक्र किया था कि भाई बॉडी चाहती है, अब बॉडी अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखना चाहती है, या तो रेस्ट की या तो यूनिफॉर्म मोशन की, ओके, एक स्ट्रेट लाइन में, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ठीक है। बात समझ आ गई? तो अब यहां से इसने लॉ जो दिया ये तुम्हें याद करना है, ठीक है, ये यहां से लेके यहां तक। इसके बाद यही के अंदर, इसी के अंदर आता है डिफाइन इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया एक हर बॉडी की प्रॉपर्टी है, हर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसकी वजह से ड्यू टू विच इट टेंड्स टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, यानी कि वो, इसकी वजह से वो अपनी स्टेट को कंटिन्यू करना चाहता है। कौन सी स्टेट? रेस्ट और मोशन की। अगर वो मोशन में तो मोशन, रेस्ट में तो रेस्ट, ठीक है, रेस्ट या मोशन की। और दूसरी क्या बात बोली इसने? इनर्शिया इज रेजिस्टेंट टू चेंज द स्टेट। रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट। इनर्शिया क्या है? रेजिस्टेंस टू चेंज द स्टेट, यानी रुकावट है स्टेट को चेंज करने में। स्टेट यानी कि रेस्ट या मोशन की स्टेट को चेंज करने में। अगर रेस्ट में हो और रेस्ट से मोशन में चेंज मार रहे हो तो उसमें भी जो रुकावट महसूस होती है वो क्या होता है? वो भी इनर्शिया होता है। और मोशन में हो तो मोशन से रेस्ट में जा रहे हो तो उसमें भी जो रुकावट होती है उसको हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। ये हमारे पास बॉडी के अंदर इनर्शिया होता है। अब समझ आ गया भाई? आसान हो गया ना भाई? अच्छा भाई, अब आ जाओ अपने सेकंड लॉ की तरफ। सेकंड लॉ जो है, सेकंड लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है और बोर्ड के अंदर शॉर्ट की फॉर्म में पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ जो है हमारे पास वो है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बस इतना ही लिख लो, काफी है। सेकंड लॉ हमारे पास क्या कहता है? सेकंड लॉ हमें ये बोलता है, और बहुत सिंपल बात बोलता है, ये भी सिंपल है। सेकंड लॉ हमें बात बोलता है कि हमारे पास जब भी किसी बॉडी पे नेट फोर्स लगती है, नेट फोर्स पे भी बात करते हैं, सिंपली ये समझ लो इसको कि जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगती है, ठीक है, जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगेगी तो उस बॉडी के अंदर वो क्या प्रोड्यूस कराएगी? एक्सेलरेशन।
और एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस कराएगी? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। When a net force acts on a body, it produces acceleration in the direction of force. क्या बोला उन्होंने? Acceleration produce होगी in the direction of force. The acceleration is अब उसने दूसरी बात क्या बोली भाई? उसने पहले तो ये बात बोल दी कि जब भी किसी भी बॉडी पे फोर्स लगेगी, ये बॉडी है, इस पे फोर्स लगेगी तो इसके अंदर क्या पैदा होगी? एक्सेलरेशन पैदा होगी। ये तो हमें बात समझ आ गई। उसने क्या बात, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी वही है, देखो जो फोर्स की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में, ठीक है। और उसने क्या बोला, जो एक्सेलरेशन है जो भी प्रोड्यूस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी मास के। अब डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है जब भी कोई चीज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब ये, अब जैसे हमने क्या बोला, उसने क्या बोला, एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स के हम इस तरीके से लिखते हैं। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, प्रोपोर्शनलिटी का साइन कहलाता है, प्रोपोर्शनलिटी का। अगर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, ठीक है, इसका मतलब ये कि अगर हमने फोर्स बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन खुद ब खुद बढ़ेगी। ये कहलाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन, यानी कि दोनों साथ बढ़ेंगे। फोर्स बढ़ी तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी, एक्सेलरेशन बढ़ी तो फोर्स भी बढ़ेगी। सही है, ये उसने बात बोली। और दूसरी क्या बात बोली उसने? और उसने बोला कि भाई जो एक्सेलरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द मास ऑफ द बॉडी। मास ऑफ द बॉडी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या चीज? एक्सेलरेशन। अब उसको हम कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे लिखते हैं? ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाया, अब मास है ना तो मास को मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल शो करने के लिए 1/m लिखूंगा। सही है, जो उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है। ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम हो जाएगी। हमेशा अपॉन में जो चीज होती है वो बढ़ती है तो मेन जो क्वांटिटी होती है वो कम हो जाती है। अब मास अपॉन में तो एक्सेलरेशन मेन क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। सही है, तो हमारे पास अब मतलब क्या हुआ भाई, हमारे पास बहुत सिंपल सी बात है, मैंने एक साइकिल पे फोर्स लगाई, उसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी, लेकिन वही फोर्स मैं एक गाड़ी पे लगाऊंगा, ठीक है, तो उस वो बहुत ही कम एक्सेलरेशन, उसी फोर्स पे बहुत कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ऐसे ही है ना, मास बढ़ाता रहूंगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। अब तुम पेपर में क्या लिखते हो? पहले तो तुम स्टेटमेंट लिखते हो यही वाली जो हमने यहाँ पे पढ़ी, और उसके बाद इसकी डेरिवेशन करते हो। डेरिवेशन कैसे लिखते हो भाई? कि हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, एक्सेलरेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। अब क्योंकि एक्सेलरेशन इन दोनों के डायरेक्ट मतलब इस तरह अलग अलग लिखा हुआ है, इनको मिला के एक साथ लिखते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। ठीक है, जब भी अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं और इसकी जगह इक्वल टू लिखते हैं। जब भी फिजिक्स में प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा और इक्वल टू लगेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट की वैल्यू लगती है। कांस्टेंट को हम यहाँ पे लिखते हैं के, और यहाँ एफ अपॉन एम जो है वो वैसे का वैसा आ जाएगा, एफ अपॉन एम। अब उन्होंने क्या बोला कि हमारे पास यहाँ पे जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो बराबर है 1 के। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। सही है ना, तो a इज इक्वल्स टू 1 f ओवर m, ऐसे ही है ना भाई। अब 1 जो है वो तो मल्टीप्लाई होकर वही वैल्यू बन जाएगी, f के साथ मल्टीप्लाई हो गए 1 जो है वो वही वैल्यू बन जाएगी, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा? f अपॉन m बचेगा। सही है, a इज इक्वल्स टू f अपॉन m, और इस m को उधर जाके मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा ma, ये बराबर है फोर्स के। तो फोर्स बराबर आ गई मास और एक्सेलरेशन के, जो इतनी देर से हम पढ़ रहे थे। ऐसे ही है ना भाई, आ गया F इक्वल्स टू एम आ गया। बस ये हमें पढ़ना था कि फोर्स बराबर है मास और एक्सेलरेशन के। ये डेरिवेशन तुम इस तरह पेपर में करोगे, इसको दिखा दो, इसको शॉर्ट करके इस तरीके से दिखा देना, कोई सा मसले की बात नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट तुम पेपर में यहां तक लिखोगे। ठीक है, ये यहां तक ये इसने बता दिया के बराबर है 1 के, ये सब भी लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से तुम यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा अपना लॉ लिखोगे तो तुम्हें नंबर मिल जाएंगे पूरे पूरे। शॉर्ट में ये सवाल आता है और ये कहलाता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास 2 लॉ पढ़ लिया हमने। अब आ जाओ तीसरे लॉ पे। अच्छा, अब जरा यहाँ से एक चीज और पढ़ लो। मैंने क्या बताया था कि हमारे पास मोमेंटम के अंदर, जब हमने ऊपर पढ़ा अभी, मैंने तुम्हें यहाँ पे ये बोला था कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर होता है न्यूटन के। ऐसे यूनिट पढ़ाते हुए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर होता है न्यूटन के। कैसे होता है? अब ये देखो, हमारे पास हमने पढ़ा भाई कि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, फोर्स को हम मेजर करते हैं न्यूटन में। ऐसे ही है ना, फोर्स को मेजर करते हैं न्यूटन में, चैप्टर की शुरुआत में पढ़ लिया था। ये न्यूटन बराबर है किसके? देखो, मास का यूनिट क्या हो गया? केजी। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? पिछले चैप्टर में पढ़ा था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है, एक्सेलरेशन का क्या बन गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास का क्या बन गया? केजी। और यही चीज बराबर है फोर्स के, जो कि न्यूटन के। तो न्यूटन बराबर आ गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो हमने इसलिए उस डेरिवेशन के अंदर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह न्यूटन लिख दिया था। सही है, बात समझ आ गई? अब क्लियर हो गया? तो हमने इसको, इस वैल्यू को न्यूटन पर, ये केजी मीटर पर सेकंड था ना, यहाँ पे केजी मीटर पर सेकंड को केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसलिए बनाया था, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय सेकंड इसलिए कराया था ताकि हमारे पास डिवाइड में सेकंड आ जाए तो ये पूरी वैल्यू न्यूटन बन जाए, बस छोटी सी, और एक सेकंड एक्स्ट्रा आ गया था वो हमने लिख दिया। ठीक है, बात समझ आ गई?
तो ये वजह है कि हमारे पास इस तरीके से हम इसको करते हैं। अब आ जाओ न्यूटन के थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ सबसे आसान लॉ है, मशहूर ज़माना लॉ है, हर एक्शन पे एक रिएक्शन होता है। ये न्यूटन भाई ने हमारे बात बोली, सही है भाई। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्विवेलेंट। अच्छा यहाँ पे ना ये देखो, ये मास एंड वेट का टॉपिक है, ये हम इस वीडियो थर्ड लॉ पढ़ने के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। ये अलग से डिफरेंस पूछा जाता है पेपर में, अब इसके बाद पढ़ेंगे। थर्ड लॉ बहुत आसान सा है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर, अब इसका आसान जबान में अगर मैं तुम लोगों की लैंग्वेज में समझाऊं तो एक चमाट पे एक चमाट है, सिंपल, ठीक है। किसी ने एक चमाट मारा तो आप भी उसको एक चमाट मार दो। आपने जो मारा वो एक्शन है, उसने जो मारा वो रिएक्शन है, ठीक है। हर एक्शन पे एक रिएक्शन, लेकिन फिजिक्स की जबान में एक्शन और रिएक्शन किसको कहते हैं? फोर्स को कहते हैं। थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ हमारे पास कहता है, ये कहलाता है हमारे पास एक्शन रिएक्शन लॉ। क्या कहलाता है? ये है एक्शन रिएक्शन लॉ, सही है, बात समझ आ गई। एक्शन रिएक्शन लॉ कहलाता है हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है भाई। क्या कहता है भाई? हर एक्शन पे एक रिएक्शन है। एक्शन क्या होता है? आप किसी भी चीज पे फोर्स लगा रहे हो, वो आपका एक्शन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप जमीन पे खड़े हो, ठीक है, आप जमीन पे खड़े हुए, तो आपका जो वेट है वो इस जमीन पे फोर्स लगा रहा है, नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ठीक है। याद रखना कि वेट जो है, वेट हम मेजर करते हैं, वेट को मेजर करते हैं न्यूटन में, केजी में। हम बोलते हैं इसका मास, तुम्हारा वेट कितना? 50 केजी है। केजी जो है ना वो मास का यूनिट है, वेट का यूनिट नहीं है, ठीक है। वेट का यूनिट होता है न्यूटन, क्योंकि वेट खुद एक फोर्स है। ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे अभी जल्दी से। तो अभी फिलहाल तो याद रखो कि हमारा जो वेट है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो न्यूटन ने क्या बोला? ये एक्शन है, ठीक है। न्यूटन बोल रहा है हर एक्शन पे एक रिएक्शन होता है। अगर आप जमीन पे फोर्स लगा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपका जो वेट है फॉर एग्जाम्पल है 50 न्यूटन, अगर आप जमीन पे फोर्स लगा रहे हो 50 न्यूटन की, तो उस न्यूटन के अकॉर्डिंग अपोजिट डायरेक्शन में ही एक फोर्स लगेगी, जिसको हम कहते हैं रिएक्शन। ये आपका एक्शन है जो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में, और ऊपर की डायरेक्शन में जो आ रहा है ये आ रहा है आपका रिएक्शन। यानी कि जमीन आप पे ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाती है 50 न्यूटन की, ठीक है। 50 न्यूटन की उतनी फोर्स लगाएगी, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना। ये इसको कहते हैं आप रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल एक बुक जमीन पे पड़ी हुई है, ठीक है, एक बुक है और जमीन पे पड़ी हुई है, तो उसका जो वेट है वो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होगा, जमीन की तरफ से जो रिएक्शन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। उसको हम, वो उसकी वैल्यू सेम होती है। अब क्योंकि दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और सेम क्वांटिटी होती है दोनों की, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। 15 फॉर एग्जाम्पल ये 1 न्यूटन की हमारे पास बुक है, ठीक है, 1 न्यूटन की हमारे पास बुक है, सही है। तो अगर हमारे पास ये 1 न्यूटन की बुक है, जमीन पे इसका जो वेट लग रहा है वो 1 न्यूटन लग रहा है, तो जमीन भी इस पे 1 न्यूटन की ही फोर्स लगाएगी, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, वेट इसका 1 न्यूटन है, तो रिएक्शन भी जो लगेगा 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि, ठीक है, बात समझ आई। अब यहाँ पे नेट फोर्स का मैंने बोला था, तो मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि नेट फोर्स क्या होता है। नेट फोर्स का मतलब बहुत आसान तरीके से अगर मैं समझाऊं ना, तो ये है कि फॉर एग्जाम्पल तुम एक बॉडी पे एक फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन की, और इस डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हो 5 न्यूटन की। तो अब मैं अगर तुम्हें बोलूँ ना, तुम इस टोटल बॉडी पे टोटल फोर्सेस जो लग रही हैं वो कितनी लग रही हैं, तो तुम बोलोगे सर 5 + 5 10 न्यूटन लग रही है, यही करोगे। लेकिन ये तरीका गलत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होती है। ये 5 न्यूटन है। अब डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? देखो हमारे पास जब भी वेक्टर क्वांटिटी की बात हो रही होती है ना, जब भी वेक्टर क्वांटिटी की बात हो रही होती है और उसमें कोई चीज अपोजिट डायरेक्शन में होती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं ये हमारे पास फोर्स है 5 न्यूटन की, ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन की लग रही है, तो इसको मैं 5 न्यूटन नहीं लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा -5 न्यूटन। बात समझ आई? तो मैं इसको अगर ऐड करूंगा दोनों फोर्सेस को, तो एक तो हो गई हमारे पास 5 न्यूटन, 5 न्यूटन में ऐड होगी -5 न्यूटन। -5 का मतलब ये -5, माइनस साइन हमें क्या शो कर रहा है? माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। माइनस साइन हमें अपोजिट डायरेक्शन शो कर रहा है। तो अगर मैं प्लस माइनस करूं तो ये हो जाएगा 5 - 5, ये आ गया 0। ये हमारे पास कहलाती है नेट फोर्स, जिसको हम एफ नेट से शो करते हैं, ठीक है। नेट फोर्स हमारे पास कितनी आ गई? 0। ये आ गई 0, ठीक है। ये जो नेट फोर्स 0 आई है ना, ये हमारे काम की है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है कि काम की फोर्स कितनी है, नेट फोर्स का मतलब हमारे काम की फोर्स कितनी है। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर हम आसान एक और एग्जाम्पल से समझें, अगर ये 3 न्यूटन होता, ठीक है, 3 न्यूटन होता तो क्या मतलब होता? हमारे पास अगर इसको हम ऐड करते तो यहाँ पे कितना हो जाता? ये 3 होता, यहाँ पे भी 3 आ जाता, तो फिर यहाँ पे 0 नहीं आता, कितना आता? ये आ जाता यहाँ पे 3,
यहाँ पे 5 - 3, यहाँ से 2 न्यूटन, यानी कि 2 न्यूटन की फोर्स लग रही है ज्यादा, 2 न्यूटन की ज्यादा फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, ऐसा ही है। तो ये 2 न्यूटन के हिसाब से ये हमारे काम की फोर्स है। अब 2 न्यूटन की फोर्स ज्यादा लग रही है तो हमारे पास अब बॉडी मूव करेगी, लेकिन अगर पहले अगर दोनों 5 न्यूटन की थी तो बॉडी अपनी जगह रुकी हुई थी क्योंकि नेट फोर्स 0 थी। नेट फोर्स हमने क्या बोला, जब भी नेट फोर्स 0 होगी तो बॉडी मूव ही नहीं करेगी, सही है। जब नेट फोर्स लगेगी तो उसके अंदर प्रोड्यूस होगी एक्सेलरेशन और वो मूव करेगी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, बात समझ आई। तो ये था हमारे पास नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट, और ये हमारे पास आ गए लॉज ऑफ मोशन, तीनों लॉ हमने पढ़ लिए। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मास एंड वेट का डिफरेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डिफरेंसेस पूछे जाते हैं तो उसके अंदर हमारे पास एक ये चीज भी पूछी जाती है, ठीक है भाई।